हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप कैसा होगा, मैं आज इस पर डिस्कस करूंगा। देखिए, ये हमारी प्रस्तावना का प्रारूप है। देखिए, प्रीएम्बल जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन भी आता है कि अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रीएम्बल को कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में आर्टिकल 32 को कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 हम अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की आत्मा हमारी प्रस्तावना को कहते हैं, यानी प्रीएम्बल को कहते हैं। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारे प्रीएम्बल का प्रारूप है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। और मैं बताता चलूं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। ठीक है, तो इस पर संविधान, ये हमारे संविधान का मार्गदर्शन करता है। देखिए, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। देखिए, ये तीन शब्द जो है ये जोड़े गए हैं जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीजों को, इन तीनों शब्दों को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रस्तावना में देखिए, हम भारत के लोग यानी इस भारत के लोग ही संविधान को बनाया है। इसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। देखिए, और संप्रभुता आती है। संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। देखिए, सॉवरेनिटी बहुत राज्य का सबसे प्रमुख गुण है। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य में किसी बाह्य देश का हस्तक्षेप ना हो आंतरिक डिसीजन में, यानी वो खुद निर्णय लेने में सक्षम हो। यानी 1947 के पहले हम जो है संप्रभु नहीं थे। 1947 यानी जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा खुद का संविधान बन गया, हमारा प्रधानमंत्री सर्वोपरि हो गया और राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख हो गया, तब हम संप्रभु हो गए। यानी 1947 के पहले हम संप्रभु नहीं थे। देखिए, इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी। देखिए, समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। देखिए, पंथ निरपेक्षता राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 ये लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। देखिए, वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं।
गणतंत्र, देखिए गणतंत्र, गण का मतलब होता है जन, यानी जो इस देश के लोग हैं। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है, मतलब राजा के हाथ में नहीं होगी, यानी जो जनता द्वारा चुन के आएगा उसके हाथ में होगी। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। दूसरी है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थित, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। अब यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया किसी को वोट देने का, हर व्यक्ति को बिना जात धर्म के वोट देने का अधिकार होगा। उसे राजनीति में पार्टिसिपेट, यानी वो पार्टी बनाकर लड़ने का अधिकार होगा। इस्तेमाल, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप अपनी कोई स्वतंत्रता की भी एक सीमा है कि उस संवैधानिक दायरे में ही रहेगी। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है, यानी स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करती है, इसलिए स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता की दी हुई है। देखिए न्याय, देखिए न्याय भी किस तरह के होते हैं। तीन तरह के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। देखिए ये तीनों न्याय बहुत आवश्यक है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। सीधी सी बात है कि किसी भी आधार पर भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए। ये ना हो कि कुछ ही लोगों के पास पूंजी हो और पूंजी का समान वितरण, कोशिश हो कि सबको योग्यता के हिसाब से सबको अवसर मिले। देखिए यहाँ पे ये नहीं कि सबको बराबर वितरण कर दिया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब हो गया जो योग्य व्यक्ति है उसको भी अवसर मिलना चाहिए और कुछ ही लोग पास उत्पादन के साधन ना हो। क्या राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का प्राय राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। यहाँ पे मैं और जोड़ता चलूं, राजनीतिक न्याय का मतलब हो गया कि सभी को वोट देने का अधिकार बिना भेदभाव, किसी भी डिस्क्रिमिनेट, किसी भी तरह, यानी जात धर्म, किसी भी मेल फीमेल, किसी भी आधार पर बिना दिए हुए, बिना कोई भेदभाव किए हुए सबको समान वोट देने और सबको राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। देखिए समता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थित और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थित और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध हो, यानी सबको समान अवसर मिल सके। बंधुत्व, इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। देखिए कैसी भाईचारे की भावना, यानी हम किसी भी जात धर्म के आधार पर कभी भी श्रेष्ठता का दावा न करें जिससे हमारी राष्ट्र की क्षेत्रवाद का बढ़ावा न मिले, जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता खंडित हो। हमें अपने संविधान के हमें प्रस्तावना जो है मार्गदर्शन करती है। ये एक हर शब्द में इसके दर्शन है, इसका हर शब्द का एक अर्थ है, इसलिए हमें अपने संविधान की गरिमा बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए और सभी को समान अवसर प्रदान करती है हमारा संविधान। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आगे क्वेश्चन अपडेट करूंगा। धन्यवाद। जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।